नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीम सचान। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश किया है। साथ ही इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दूसरे सदस्यों से इस मसले पर समर्थन मांगा है। प्रस्ताव में जैश आतंकी मसूद अजहर की वैश्विक यात्रा पर रोक लगाने और उसकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है। इससे पहले भी भारत ने 2009, 2016 और 2017 में P3 देशों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग से मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन चीन के वीटो के चलते मसूद हर बार बचता रहा है। समझेंगे इस बार के हालात कितने बदले हुए हैं और क्या इस बार मसूद पर जो पहल इन 3 देशों ने की है वो कितनी रंग लाएगी, और अगर ये प्रस्ताव पारित होता यानी कि समर्थन इसे मिलता है तो इसका असर कहां पर और क्या पड़ने जा रहा है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। पूर्व राजदूत वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर हर्ष वी पंत हैं, हर्ष आपका भी स्वागत है। और कर्नल विवेक चड्ढा हैं, रिसर्च फेलो इत्सा से, आपका स्वागत है। शुरुआत में वीरेंद्र जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इस बार ये पेश किया गया है और 2009 और 16 और 17, क्या इस बार अलग है पिछले के प्रस्तावों से? हालात फ़र्क हैं, क्योंकि अभी इंडिया पे पुलवामा अटैक हुआ और उस पर जैश ए मोहम्मद ने उसको क्लेम करी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इनकी एक्टिविटीज़ फिर से जो है फोकस में आई हैं। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन मिलके जो है ये स्पॉन्सर कर रहे हैं प्रपोजल। और हमें उम्मीद है कि शायद इस वक्त रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा, बट इसमें ये भी चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि जैसे पहले मौक़ों पर चाइना के ऑपोजिशन की वजह से सिक्योरिटी काउंसिल में डिसीजंस सब परमानेंट मेंबर्स को सपोर्ट करना होता है, कोई भी एक परमानेंट मेंबर रोक सकता है। तो चाइना ने अकेले ही इस प्रपोज़ल को पहले भी रोका है, और ऐसा नहीं लगता है कि चाइना इस वक्त कोई डिफरेंट एक्शन लेगा, क्योंकि अभी जो चाइना में मीटिंग हुई इंडिया, चाइना और रशिया की, उसमें टेररिज्म के खिलाफ एक नॉमिनल सा स्टेटमेंट रहा कि टेररिज्म के खिलाफ सब लोगों को मिलजुल के लड़ाई करनी है। लेकिन साथ में चीन के विदेश मंत्री ने ये भी बोला कि पाकिस्तान टेररिज्म में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है और पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म के हमेशा खिलाफ रहा है। तो ये तो उनको भी मालूम है कि ये पाकिस्तान का ऐसा कहना और पाकिस्तान के ऐसे कहने को मान लेना, ये दोनों ही गलत है। बट उनके अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं और पाकिस्तान से उनकी दोस्ती का तकाजा है कि वो इस वक्त पाकिस्तान को और कंप्लीटली आइसोलेट नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है कि हालात ऐसे हैं कि इंटरनेशनल टेररिज्म पे, जैश ए मोहम्मद की एक्टिविटी पे स्पॉटलाइट है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन चाइना के ऊपर एक और तरीके का प्रेशर है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान को छोड़ देंगे तो एक जो उनकी दोस्ती है उसमें थोड़ा सा घात पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही रहेगा। ये एक सिंबॉलिक है। हमको इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन लेना चाहिए कि इंटरनेशनली इस इशू को उठाया गया, ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है पाकिस्तान पे और चाइना पे। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि अगर इनको सैंक्शन लिस्ट में कर लिया जाए, मैं इस पर भी आऊँगा आगे, लेकिन पहले हर्ष, जो बात वीरेंद्र जी कह रहे हैं, 2009 के अगर मैं इंसिडेंट को देखूं, उस वक्त भी आतंकवादी हमले और उसके बाद इन्होंने क्लेम किया और भारत ने उसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई। 2016-17 में भी कमोवेश कुछ इसी तरीके से मुहिम चलाई गई थी। लेकिन इस बार की मुहिम पहले से कितनी ज़्यादा मजबूत है, क्या बड़ा फर्क दिखता है, और राजनीतिक स्तर पर क्या ऐसे नए प्रयास हैं जो इस बार हमें ज़्यादा उम्मीद देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जैसे कि अभी एम्बेसडर गुप्ता कह रहे थे कि एक अटैक हुआ, लेकिन वो अटैक होने से ज़्यादा इंडिया ने रिएक्ट किया। तो जो वो टेम्परेचर बढ़ा हमारे बॉर्डर्स पर, उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी में गया। तो आप अगर एक इंटरेस्टिंग एक फैक्टॉइड है कि जिस तरह से जो स्टेटमेंट्स आए हैं हम बाकी देशों के,
सपोर्ट इंडिया के क्लेम को सपोर्ट करने के लिए या जो मीडिएशन के लिए आए हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो इस समय सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो काउंटर टेरर से रिलेटेड हैं। कोई पहले ऐसा होता था कि लोग कश्मीर को ले आते थे कि टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, हिंदुस्तान को ये करना चाहिए। अब की बार जो जितने भी स्टेटमेंट्स आए और चीन की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आए वो टेररिज्म से रिलेटेड आया है। तो कहीं पर वो जो एक इम्पैक्ट हुआ है भारत की मिलिट्री स्ट्राइक का डिप्लोमेसी पर, वो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग है और उसका इम्पैक्ट चीन पर भी होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट रूस पर भी होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट जैसा कि हमने देखा कि 3 जो वेस्टर्न नेशंस हैं उन पर भी हो रहा है और वो को स्पॉन्सर कर रहे हैं इसको। लेकिन फंडामेंटली ये सवाल अभी भी वहीं पर है कि चीन किस हद तक पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहेगा। तो हमने जो घेराबंदी करी है वो पिछले कुछ सालों के मुकाबले ज़्यादा सशक्त है और उसका एक नतीजा ये हो रहा है कि जिस तरह की स्पेस भारत को मिल रही है ये एयर स्ट्राइक्स के बाद, वो पहले नहीं पॉसिबल हो पाती अगर ये डिप्लोमेटिक कैंपेन भारत नहीं लॉन्च करता। तो वो उसका और ख़ासकर हमने ये देखा OIC में जिस तरह का सपोर्ट जिस तरह से भारत को इन्वाइट किया गया और सऊदी अरेबिया और UAE जिस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं, वो काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट सिर्फ हमको जैसा कि आपने जिक्र किया, सिर्फ असली सवाल यहीं पर अटक जाता है कि चीन किस हद तक आगे जाएगा और क्या चीन पहले के मुताबिक इस बात को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखेगा कि जो भी अभी हुआ है पुलवामा के बाद उसका इम्पैक्ट चीन पर भी बहुत खास होगा। तो इसके लिए क्या चीन एक एक्स्ट्रा स्टेप जो भारत काफ़ी समय से मांग रहा है वो लेगा या नहीं लेगा? एक बहुत अहम है जो बात हर्ष कह रहे हैं कि अब तक ऐसे पहले जो इंसिडेंट होते थे और जब भी भारत राजनयिक घेराबंदी और दूसरी तरीके से दबाव डालने की कोशिश होती थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बयान आते थे वो मध्यस्थता को लेकर कश्मीर का जिक्र कमोवेश कहीं ना कहीं दिखता था और उस रास्ते पर जाने या ले जाने की कोशिश पाकिस्तान की भी होती थी। इस बार जब हमने काउंटर अटैक किया है और जिस तरीके से हमने उनके अंदर जाकर जो कैंप पर कार्रवाई की है, क्या वाकई हालात इस बार पहले से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और इसका साफ असर जो है वो चीन के रुख पर दिखेगा? मैं सहमत हूं जो दोनों वक्ताओं ने मेरे से पहले कहा है। देखिए, चीन की जो स्टेटमेंट आई है वो खुद एक इंडिकेटर है कि चीन के जो इस विषय में जो दृष्टिकोण है उसमें क्या अंतर आया है। और ये इसके बावजूद है कि भारत ने एक ठोस कदम मिलिट्री स्टेप लिया है पाकिस्तान के बरखिलाफ। उसके बावजूद जो स्टेटमेंट आई है, अगर उसको बैलेंस में देखा जाए तो वो हिंदुस्तान के फेवर में है, गिवन दैट द एक्शन हैड ऑलरेडी बीन टेकन। दूसरा, अगर हम देखें कि UNSC के अंदर जो स्टेटमेंट आई है वो भी ये दर्शाती है कि चीन इसको एक अलग नज़रिए से देख रहा है। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये इस और पॉइंट नहीं कर रहा है कि चीन इस प्रपोज़ल को इस बारी पूरी तरह सपोर्ट करेगा। और मेरा विचार ये है कि इसको हमें एक अंतिम पड़ाव के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हमारी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के टेररिज्म की सपोर्ट के खिलाफ है और ये लंबी लड़ाई है। ना ये मसूद अज़हर के लिस्ट में आने से ख़त्म होती है और ना ये उसमें एक मेजर डिफरेंस आता है। एक ज़रूरी पड़ाव है मगर ये अंत नहीं है रोड का। दूसरा, चीन के खिलाफ एक उसको कॉर्नर करने की हमेशा कोशिश की गई है कि अगर उसने इसको सपोर्ट नहीं किया है तो उसके एक अलग नज़रिए से देखा गया है। मेरा ये विचार है कि इससे बेहतर ऑप्शन ये होगा कि उनको एंगेज किया जाए और उनको उनके साथ काम किया जाए, क्योंकि चीन के जो विचार हैं और जो चीन के हमारे साथ रिलेशंस हैं उसमें अंतर सिर्फ इन 2 स्टेटमेंट से नहीं आया है। अगर आप पिछले 1 साल की डिप्लोमेसी देखें भारत और चीन के बीच में, मुझे लगता है कि ओवरऑल जो रिलेशनशिप है भारत का और चीन का उसमें भी बदलाव आया है। तो दीज आर इंडिकेटर्स जिसमें समय लगेगा पूरा बदलाव आने में। तो ये एक मोड़ है सड़क के ऊपर, अंत नहीं है। अगर अभी सपोर्ट नहीं भी मिलती है, मेरा विचार है कि समय आते हुए ये ज़रूर होगा। वीरेंद्र जी, थोड़ा सा प्रोसेस समझना चाहूँगा। ये प्रस्ताव पेश होने के बाद क्या इसकी प्रक्रिया है, जो 15 देश हैं और जो टाइम इसमें दिया जाता है कि उस टाइम के दरमियान किस तरीके से लॉबिंग और उसके बाद जब काउंटर, मैं कहूँ कि जो विचारों की बात आती है, ऑब्जेक्शंस की बात आती है, वो कैसे रूट होती है? देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल में जब प्रपोजल सबमिट हो गया तो उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, उन सबको प्रपोजल दिया जाएगा और उसके बाद पहले इनफॉर्मल कंसल्टेशन होता है और उसके बाद फॉर्मल मीटिंग होती है। तो इनफॉर्मल कंसल्टेशन में कंट्रीज़ जो है अलग अलग ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं
तो जितने भी ग्रुप्स बने हों, कोई पक्के ग्रुप्स नहीं हैं। एक P5 का ग्रुप अलग होता है, P5 में भी P3 का एक अलग ग्रुप हमेशा से रहा है। तो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी पोजीशन को कोऑर्डिनेट करते हैं और उसके बाद P5 में ये सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि अगर P5 में कोई कंट्री स्ट्रांगली अपोज्ड है तो ये तो शर्तिया है कि वो प्रपोजल आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन दे कैन परस्यू विद द वोटिंग टू कॉज एम्बैरेसमेंट टू द अदर्स। तो ये 4-5 दिन लगेंगे इसको, हफ्ता भर जो भी सब लोगों के डिस्कशन के ऊपर निकलता है, और उसके बाद फॉर्मल वोटिंग होगी। तो उस फॉर्मल वोटिंग में अगर चाइना पहले से इंडिकेट कर सकता है कि पाकिस्तान का टेररिज्म में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है और हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई इसको प्रूव करने के लिए एस्टैब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, फिजिकल एविडेंस चाहिए, बगैर फिजिकल एविडेंस के सिर्फ एक कंट्री के कंप्लेंट पे हम नहीं कर सकते, जो कि उन्होंने पहले भी आर्गुमेंट लिया है। तो ये प्रोसेस चलेगा, लेकिन जैसा कर्नल साहब ने बताया कि ये इसके मतलब भी बहुत नहीं है। जो इंटरनेशनल ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, इनके बैंक अकाउंट्स पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, तो बैंक अकाउंट्स एक बंद हो जाएंगे जो जैश ए मोहम्मद के नाम से हैं, दूसरे बैंक अकाउंट्स खुले रहेंगे। इस तरह के बहुत सारे लोग बाग हैं जो सैंक्शन लिस्ट में हैं और खुलेआम घूम रहे हैं पाकिस्तान में। तो कोई आम जिंदगी में फर्क नहीं आने वाला है। इट इज़ ओनली अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया। तो हमें इस प्रपोजल को उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जैसा कर्नल साहब ने कहा कि जो सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए वो इंडिया पाकिस्तान के डिफरेंसेस और इंडिया पाकिस्तान का टेंशन तो चलो मुझे लगता है कि अब ख़त्म ही हो रहा है, लेकिन इससे भी बड़ी जो इशू है वो इंटरनेशनल टेररिज्म इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और पाकिस्तान के कंट्री से कैसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती जा रही हैं। उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रिलीफ मिलेगी। तो इशू क्या है कि हमको पहली बात तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना के सस्टेन रखने की ज़रूरत है। उनको पाकिस्तान को हमको आइसोलेट करवाने की ज़रूरत है। उसमें हमें लिमिटेड सक्सेस मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी जो चीज़ है कि हमको अपनी तैयारी, हमको अपने को मजबूत करना है। हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेसिटी, हमारे को जो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमारी सावधानियां हैं और टेररिज्म से डील करने की हमारी इंटरनल कैपेसिटी को हमको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हर्ष, दो चीज़ें मैं समझना चाहूँगा आपकी राय। जो बात वीरेंद्र जी ने कही और विवेक जी कह रहे हैं, क्या वाकई इसके सिर्फ मायने सांकेतिक तौर पर हैं, या फिर मैं कहीं से आगे ये देखता हूँ कि अगर कोई एक संगठन जिसका मुखिया पाकिस्तान में लगातार बैठकर क्लेम करता है और वहाँ से ऑपरेट करता है, तो जो नेक्सस है उस कंट्री का, यानी कि वहाँ की सरकार या सेना का समर्थन का, उसका भी खुलासा होता है और उसके अपने फ़ायदे अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखें या दूसरे किस तरीके के फ़ायदे आप देखते हैं अगर उसको हम आगे ले जाते हैं और बैन तक ले जा पाते हैं। देखिए, उससे ये तो ये हम साबित कर पाएंगे, और कोशिश जैसा कि भारत काफ़ी समय से करता रहा है कि पाकिस्तान को इस तरीके से हम पेश कर पाएंगे दुनिया के सामने कि ये एक देश है जिसमें कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन पनप रहा है और इसका सपोर्ट अब हमको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिल रहा है। तो वो जो कोशिश रही है पिछले कुछ सालों की, पिछले एक दशक की, आप समझिए, उसमें यही है कि पाकिस्तान को किस तरह से डिप्लोमेटिकली हमको आइसोलेट करना है और उसमें हमको केस बनाना है कि जहां भारत एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर है, पाकिस्तान एक रोग नेशन है, और अगर उस रोग नेशन को हम एक स्ट्रांगली डील नहीं करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर कड़ा रुख अख्तियार नहीं करेगी, तो उसके परिणाम भारत को तो भुगतने ही पड़ेंगे, पर बाकी जो रीजनल स्टेबिलिटी की बात होती है या इंटरनेशनल स्टेबिलिटी की बात होती है उस पर भी आएगा। तो कहीं पर वो जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट भारत उसमें जो मुझे लगता है इसके द्वारा कह पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि चीन, जैसे कि कई मसले ऐसे हैं जिसमें भारत को ये पता है कि चीन का क्या रुख है, लेकिन हम फिर भी उस बात को अंतर्राष्ट्रीय के पटल पर रखते हैं। उसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि आपको ये भी दिखाना है कि चीन भी अलग थलग पड़ जाता है। जब चीन एक देश ऐसा बच जाता है जो पाकिस्तान को आए और कहे नहीं पाकिस्तान तो साहब बहुत काम कर रहा है टेररिज्म के लिए, तो वो हिपोक्रेसी उसको आप कहें या उसको आप एक तो दोगलापन
वो दुनिया के सामने आता है। जो हम बात पहले पीछे तो चीन हमसे कहता ही है, पर हम उसको बाहर नहीं ला पाते। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम रखते हैं तो कहीं पर हम इसमें भी कामयाब होते हैं कि जो एक हमारा देश है जिससे हमको परेशानी है और जिसको हम हमारी जो बड़ी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो तो चीन के साथ है। पाकिस्तान तो एक तरह से चीन का प्यादा ही बन गया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में चीन को आइसोलेट करना मुझे लगता है भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री अपने आप में होती है। वो जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है उसका वो बहुत पावरफुल होता है। तो वो जो अगर हम वो इसीलिए जैसा कि कर्नल चड्ढा कह रहे थे कि ये सस्टेन्ड एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये एक डिप्लोमेसी का हिस्सा है कि हम चीन को इंगेज तो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो चीन हमारे साथ करता है और जिस तरह से हम हमारी अपेक्षाओं पर कभी खरा नहीं उतर पाता, वो हम अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होती है। कर्नल विवेक, क्योंकि जिस तरीके से ये मुहिम चली है और क्योंकि ये चौथी बार है, और क्या इसका एक बड़ा फायदा ये भी दिखता है कि जब आतंकवादी संगठन किसी एक देश के साथ जो कि नीति वहां पर हो आतंकियों को समर्थन करने की, उसको हम एक्सपोज करने की दिशा में एक ये मील का पत्थर साबित नहीं हो सकता इस तरह के कदम कि अगर हम ये साबित कर पाएं और वहां पर उसको हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर पाते हैं, न सिर्फ उस आतंकी संगठन, उस मुखिया को, बल्कि उस कंट्री को जहां पर वो पनाह लिए हुए हैं, उन सब के लिए खतरनाक, मैं कहूँ कि रूट हम खोल देते हैं। मील का पत्थर ज़रूर है, मैं आपसे सहमत हूँ, मगर ये केवल मेरे विचार से एक मील का पत्थर ही है। लाइक आई सेड, ये एंड नहीं है जर्नी का। मेरे विचार से देखिए, जब हम जैश ए मोहम्मद को देखते हैं या मसूद अजहर को देखते हैं, ये पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली है और इसको उसी तौर पर देखा जाना चाहिए। इन दोनों का जो लिंकेज है, अगर वो एक्सपोज होता है तो पाकिस्तान भी एक्सपोज होता है, बिल्कुल सही है। मगर मेरे विचार से इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए, क्योंकि आज वो कठपुतली जैश ए मोहम्मद है, कल वो कठपुतली कोई और होगी, परसों वो कठपुतली कोई और होगी। तो अगर हम कठपुतलियों के पीछे भागे केवल, तो हम जो कठपुतलियों को चला रहा है उससे नज़र हमारी हट जाती है। तो जो एक्शन एक और संस्था में हो रहा है जो कि FATF है फॉर एग्जांपल, और FATF के अंदर जो अभी फरवरी में मुलाकात हुई थी और उसके अंदर जो रिकमेंडेशन दी गई हैं और जो डायरेक्शंस दी गई हैं पाकिस्तान को, उसमें बहुत क्लियरली दिया गया है कि अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं इन गुटों के खिलाफ, जिसके अंदर जैश ए मोहम्मद भी है, और कैश का जो मूवमेंट होता है उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं, या जो हवाला के थ्रू मूवमेंट हो रही है उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते हैं, तो आपको इस लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। दूसरा, इसका खतरा बन जाता है पाकिस्तान के लिए, अगर बार बार उसको इस तरह के कटहरे में खड़ा किया जाए तो हो सकता है वो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की ओर भी मूव कर सकता है। और वहाँ पर चीन की उस तरह की दखल अंदाजी नहीं है, ऑल्दो कंसेंसस से वहाँ भी डिसीजन होते हैं, मगर उस प्रकार की दखल अंदाजी नहीं है जिस तरह की वहाँ UNSC में हो सकती है। तो ये मेरे विचार से एक बेहतर तरीका है जिसमें कि पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा किया जाए, बजाय कि केवल जैश ए मोहम्मद को देखने के। और क्या हर्ष, इस बार क्योंकि जो सुषमा स्वराज वहाँ पर थी और जिस तरीके से बातचीत हुई, जो खबरें वहाँ से निकल कर आई, कि जो रुख है उस बार काफ़ी हम सकारात्मक उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि लोग अभी भी ये कह रहे हैं और जानकार जो पैनलिस्ट हैं बार बार कहते हैं कि चीन पर भरोसा करना नामुमकिन है, लेकिन जो रुख है वो पिछले अगर 3 बार के प्रस्तावों से देखें, जो उसकी टोन थी या उसकी जो शब्दावली थी, वो इस बार काफ़ी ज़्यादा फर्क या फिर उस दिशा की तरफ जाती हुई नहीं दिख रही। अगर वो स्टेन भी करता, विरोध नहीं करता, तो इसके मायने क्या होंगे? इसके मायने मुझे ये न सिर्फ भारत और पाकिस्तान से संबंधित है, पर इसका मायना बहुत बड़ा है कि चीन भी कहीं पर भारत की तरह भारत के प्रिज्म से पाकिस्तान को देख रहा है। और मुझे लगता है वो बदलाव तो आया है। हम इस बात को चाहे माने ना माने कि चीन आखिरकार उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, और चीन की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं जो हमको पता है, पर ये देखना बड़ा ज़रूरी है और इंटरेस्टिंग है। और भारत के लिए मुझे लगता है महत्वपूर्ण है कि जो एक शिफ्ट है ट्रैजेक्टरी में, डायरेक्शन में चीन की, जैसे आपने कहा शब्दावली में, जिस तरह से उसने वो एक केस को प्रोजेक्ट कर रहा है, वहाँ पर वो डिफेंसिव ज़रूर हुआ है। और वो डिफेंसिव होने का कारण ये है कि एक तो चीन खुद भी इस समय प्रेशर में है, जिस तरह से वीगर मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है उसके चलते बहुत कंसर्न है कि ये जो रेडिकलाइजेशन उसको अफेक्ट करेगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और पाकिस्तान बहुत बड़ा सोर्स है इस रेडिकलाइजेशन का। लेकिन दूसरी तरफ चीन ने जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान की तरफ की कॉस्ट रेस करने की कोशिश करी इस मिलिट्री एक्शन के द्वारा, तो चीन को भी ये समझ में आ रहा है कि भारत अब रुकेगा नहीं। भारत अपनी सुरक्षा के लिए अपने कदम भी उठाएगा। और इसका मतलब है कि अगर इसकी कॉज भारत और बढ़ाता है
तो वो चीन पर भी इम्पैक्ट करती है। चीन इतना बड़ा इन्वेस्टर है पाकिस्तान में, क्लेम करता है कि हम तो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, BRI में हमारा नोडल पॉइंट पाकिस्तान है, तो वो सब इम्पैक्ट करेगा अगर भारत ने कॉस्ट बढ़ानी शुरू करी। तो कहीं पर वो जो बिग पिक्चर है वो समझ में आने लगी है चीन को, और इसलिए आप देख रहे हैं कि बदलाव आया है। पर क्या वो इतना बदलाव आ जाएगा कि चीन अपना रुख बदल देगा, वो कहना भी मुश्किल है। और वीरेंद्र जी, एक और सवाल बार बार खड़ा होता है कि जब तालिबान या अलकायदा जैसे संगठनों को UN प्रतिबंधित श्रेणी में डालता है, तो फिर वो संगठन जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं उनमें फ़र्क क्या है, और ऐसा क्या सबूत, तथ्य या फिर फैक्ट पर फ़र्क दिखता है कि ये अलग कैटेगरी में खड़े होते हैं और वो अलग कैटेगरी में हैं? देखिए, प्रूफ वगैरह तो सारे हैं, ये तो सिर्फ एक आर्गुमेंट है चाइना का। और चाइना का जो हमारे प्रति रवैया है, इसको इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी है। एक वक्त था कि जबकि कुछ देश नहीं चाहते थे कि हम पूरे तरीके से खड़े हों, ताकतवर से खड़े हों, उसमें इंग्लैंड, ब्रिटेन, इस तरह के देश भी शामिल थे। वो हमारे पे थोड़ा सा अंकुश रखना चाहते थे। आज सिचुएशन बदल गई है। आज वही अमेरिका जो हमको एक वक्त में खड़े होने नहीं देना चाहता था, आज हमको खड़े होना चाहता है, क्योंकि उनका हमारे से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक कनेक्ट है। चाइना की तरफ से वो चाहते हैं कि इंडिया को बिल्डअप करके चाइना के अगेंस्ट इंडिया शुड स्टैंड एज अ काउंटर पॉइस। तो वो डायनामिक्स बदल गई है। इसलिए आप देखें, अमेरिका हमको बहुत सपोर्ट कर रहा है। पिछले कोई भी इंसिडेंट के कंपैरिजन में आज अमेरिका का सपोर्ट हमको काफ़ी डायरेक्ट मिला है। लेकिन चाइना, जैसे पंत जी ने कहा कि चाइना को भी इस बात से घबराहट है कि इंडिया अब ज़्यादा असर्टिवनेस दिखा रहा है। चाहे वो डोकलाम का इशू हो, उस वक्त में इंडिया ने असर्टिव स्टैंड लिया चाइना के खिलाफ, और पाकिस्तान के खिलाफ जो कभी भी नहीं हुआ। ये आतंकी हमले तो इंडिया पे हमेशा होते रहे हैं। कारगिल के वक्त में भी इंडिया ने इंट्रूजन नहीं किया, अपनी तरफ से ही गोलाबारी करते रहे। लेकिन इस बार इंडिया के विमान डीप इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी जाके वहां पे बम डालना, ये बहुत छोटी बात नहीं है। इन सिंबॉलिज्म इट इज अ ह्यूज थिंग। तो चाइना इंडिया को इस वक्त जो है वो बढ़ावा नहीं देना चाहता है। तो मुझे लगता है ये भी अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे चाइना वाले, तो यही सोचेंगे कि अभी थोड़ा इंडिया को कंट्रोल में रखा जाए और इंडिया की बात को नहीं मानना चाहिए। कर्नल विवेक, एक आखिरी कमेंट मैं आपका चाहूँगा, क्योंकि जब UN की बात करते हैं तो हम उम्मीद करता है एक दर्शक और एक आम इंसान किसी भी देश में कि न्यूट्रल और बराबरी का अधिकार देने वाला एक संस्थान, लेकिन जब हम आतंकवादी संगठनों की तुलना करते हैं और देखते हैं कि आतंकवाद कहीं का भी हो, संगठन कहीं का भी हो, अगर आप उनको डिफ्रेंशिएट करते हुए कुछ को आप आतंकवादी की श्रेणी में रखते हैं और कुछ को नहीं, तो फिर ये पैमाना कैसे हम माने कि निष्पक्षता के साथ है, और इसमें बेसिक लकूना है, इसमें दोष क्या है? देखिए, आइडियलिज्म और रियलिज्म में एक अंतर रहता है हमेशा। तो जो आप बता रहे हैं उस सिद्धांत पर UN ज़रूर बनाया गया था, मगर जब उस सिद्धांत को मद्देनज़र रखकर आप 5 देशों को इस प्रकार की पावर्स देते हैं, तो ये लाजमी है कि उनका जो दृष्टिकोण है वो एक सुप्रीम दृष्टिकोण हो जाता है। और उस लिहाज से उनके जिस प्रकार के रिलेशंस हैं अलग अलग देशों से, अलग अलग मुद्दों से उनका जो तालमेल है, उसके हिसाब से फिर उनकी वोटिंग होती है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है, एंड इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी ओर हमें बढ़ना भी चाहिए। मगर हालात जो है, जो सच्चाई है, वो तो ये नहीं दर्शाती कि एक इक्वल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हर तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। हर्ष, इसीलिए लगातार मांग होती है कि UN में जो वोटिंग का अधिकार है, वीटो का अधिकार है, इस सबको दोबारा से समीक्षा की जरूरत है। बिल्कुल, और इसीलिए वो बार बार रिजेक्ट कर दी जाती है, क्योंकि जिनके पास वोटिंग राइट्स है वो नहीं चाहते कि इसको ये जाए। तो कहीं पर वो जो जब बना था UN, तो उसमें एक बैलेंस दिखा था कि हम आइडियलिज्म तो है, पर आइडियलिज्म इतना नहीं है कि रियलिज्म बिल्कुल भुला दिया जाए। तो वो जो बैलेंस बनाने की कोशिश में कई ऐसी समस्याएं अब आ रही हैं, क्योंकि अब बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। तो अगर उसको रिफ्लेक्ट करना है, उसमें तो बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन जो वहाँ बैठे हैं, उनके पास पावर है, वो पावर देना नहीं चाहते हैं।
तो वो जो समस्या है वो तो बनी रहेगी और मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का कोई समाधान होने वाला है। तो हमको भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस के साथ। और मुझे लगता है इस समय जो हुआ है, भारत ने एक तरह से अपने को असर्ट किया और ये कह दिया कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए हम सहारा लेंगे इंटरनेशनल लॉ का, लेकिन हम इतने सक्षम हैं कि हम खुद भी जाकर काम कर सकते हैं। तो वो दिखाना मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए इस बार जो हुआ है उसके दूरगामी परिणाम भारत की दृष्टिकोण से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था पाकिस्तान बेनकाब। मुस्कान लिखते हैं कि देश देशांतर राज्यसभा टीवी के जरिए हमारी समझ और ज़्यादा विकसित होती है और ये इस प्रकार का चैनल है जो एकदम सटीक न्यूज़ देता है, जो समसामयिक मुद्दों को अपने विषय के तौर पर चुनता है। रॉबिन लिखते हैं कि राज्यसभा टीवी हमेशा किसी भी मुद्दे के इतिहास को समझने में मदद करता है और हर बार ये किसी एक खास मुद्दे के बारे में पूरी जानकारी भी देता है और किसी भी मुद्दे और उसकी रणनीति के बारे में सकारात्मक सोच पैदा करता है। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना हमें लिखते रहिए। साथ ही हमारे सभी कार्यक्रम YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।